Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. We are talking about chapter number 16, standard 10, economic liberalization and globalization. In last video, we discussed about liberalization, advantages of liberalization and disadvantages of liberalization. In today's video, we are going to discuss about privatization and globalization. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिबरलाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी थी। आज के वीडियो में हमें ये समझना है कि ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और ग्लोबलाइजेशन और उसके इफ़ेक्ट और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक बात की थी कि 1991 तक जो हमारी इकोनॉमी सिचुएशन थी, जो 1950 से हमने प्लानिंग कमीशन अप्लाई किया, जिसको आज की डेट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको लास्ट वीडियो में बोला था। शायद आपको याद होगा कि आप भूल गए हो, ये मुझे पता नहीं है। पर आज की डेट में जो नीति आयोग है उसको एक प्लानिंग कमीशन जो है उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो हमारी कंट्री का प्लान करता है, 5 इयर्स का प्लान करता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें क्या अचीव करना है और कौन से सोर्सेज हमारे पास इनकम के हैं और कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है। ये प्लान करता है प्लानिंग कमीशन, जिसको नीति आयोग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 1991 में हमने एक पॉलिसी अप्लाई की जिसको बोला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उसका रीज़न ये था कि 1950 से 1990 तक, ये जो 4 डिकेड्स का जो टाइम था, तब हमारी कंट्री की जो जीडीपी थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था हमारी कंट्री का, वो स्टेगनेंट था, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। वो हार्डली 3.5% के आजू बाजू था। और जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो 1950 से 1990 तक पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी। 39 करोड़ से वो करीबन 80-90 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब यहाँ पे ये नेसेसरी था कि कंट्री में डेवलपमेंट हो, और वही रीज़न से यहाँ पे हमने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। जी, अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन हमने काफ़ी प्राइवेट सेक्टर्स को लिबर्टी दी हमारी गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट डोमिनेंस था वो कम हुआ। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ वो हमें देखना है। तो प्राइवेटाइजेशन बेनिफिशियल भी रहा और उसके डिसएडवांटेजेस भी रहे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ओनरशिप जो थी वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी जाए, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। कोई पब्लिक वेंचर होता है, यानी 1990 से पहले ऐसी सिचुएशन थी कि जो बड़े बड़े वेंचर्स थे, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस थी, वो सब गवर्नमेंट अथॉरिटी में थी, गवर्नमेंट ओनरशिप में थी। अब वहाँ पे होता क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट होता था वो बड़े वेंचर्स में ज़्यादा होता है, मिलियंस ऑफ रुपीस में होता है, पर उसका आउटपुट, जो रिज़ल्ट हमने सोचा था, जो आउटपुट वहाँ से मिलना चाहिए, वो हमें मिला नहीं था। उसके बहुत सारे रीजंस थे कि गवर्नमेंट सेक्टर थी, ब्यूरोक्रेसी होती थी, करप्शन का प्रॉब्लम था, लेजीनेस थी, ये बहुत सारे रीजंस थे। उसकी वजह से वहाँ से आउटपुट्स जो हमने सोचा था वो नहीं मिला। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन बचा था कि या तो वो पब्लिक वेंचर को बंद कर दें, अदरवाइज़ उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच के वहाँ से मनी को कैश करे, जिसको और जगह पे यूटिलाइज कर दिया जाए। और ये पूरी प्रोसेस जो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सेल करना है और वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का सीधा मीनिंग यही है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी वो प्राइवेट ओनरशिप को ट्रांसफ़र करनी है, वो इस तरह से होती थी, या तो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होती थी
या तो फिर कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन उसका सेल किया जाता था, या तो फिर जैसे शेयर, उसका कुछ शेयर जो है वो सेल कर दिया जाता था 51-49%। अगर 51-49% शेयर रेशियो रहेगा तो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, पर डिसीजन इन शॉर्ट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑनर्स है वो करेंगे। 51-49 रहेगा तो वहाँ पे सब डिसीज़न प्राइवेट सेक्टर वाले जो भी ऑनर है वो ले सकते हैं वो डिसीज़न। और अगर कंप्लीट सेल हो गया है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर इस तरह से होता था कि कुछ ऐसे बड़े बड़े सेक्टर्स थे जो गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली सेल कर दिए थे, कुछ में मतलब में पार्टनरशिप जैसा रखा था 49-51 के रेशियो के हिसाब से, और इस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया था। तो प्राइवेटाइजेशन हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू जो प्रोसेस होती थी, जो जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। प्राइवेट सेक्टर उसके मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, तो वो नेचुरली जितने भी रिसोर्स है उसको टिल द एंड वो यूज़ करते थे, उसका मैक्सिमम यूज़ करते थे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट था। और वहाँ पे कोई भी केयरलेसनेस नहीं चलती थी, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपटीशन था। अगर क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो सेक्टर को लॉस करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बोला कि ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उसमें किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके 3 टाइप है। एक है 29% टू 49% अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी इतना शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर को सेल किया जाता है तो उसको पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। 51% शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर को सेल करते हैं तो उसको माइनर डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, 51% से कम हो तो। और 51% से ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को अगर सेल कर दिए तो उसको बोलते हैं मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस तरह 3 तरीके हैं डिसइन्वेस्टमेंट करने के, यानी उतना जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल करना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है, पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये प्राइवेटाइजेशन की मेथड कैसी थी? तो ये जितने भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सब बैंक्स और ये सब प्राइवेटाइजेशन हो गया था। ये लगभग 1970 में मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया था। और यहाँ पे ये ग्रोथ बता रहा है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई कितने यहाँ पे बढ़े। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लेटेस्ट डेटा है, जो कि ये तो 1991 में ही अप्लाई हो गया था। और कैपिटल इनकम का भी ये ग्राफ है, यहाँ पे कैपिटल इनकम देखिए कितनी पब्लिक सेक्टर के, देखिए यहाँ पे नीचे है, और ये प्राइवेट सेक्टर और ये हाउस होल्ड है, जो आपको दिखा रहा है कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की जो कैपिटल इनकम्स है वो ज़्यादा थी, और ये रीज़न था प्राइवेटाइजेशन का। तो इसकी मेथड क्या थी? तो फर्स्टली दोज एरियाज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिए, आज टोरेंट पावर जो है वो एक इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है। तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर्स थे वो एरियाज प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए गए। सेकंड, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल and gives the charge of management to the private companies, or state keeps management in its own hand and gives ownership to the private companies। तो स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास क्या था कि उनके अंडर में जितनी भी कंपनीज आती है उसमें वो ऐसा कर सकते थे, या तो वो मैनेजमेंट अपने पास रख सकते थे और चार्ज प्राइवेट कंपनीज को दे सकते थे, या तो फिर मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनीज को
मैनेजमेंट अपने पास रख सकते थे और चार्ज प्राइवेट कंपनीज को दे सकते थे, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये उसकी मेथड थी। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे, तो देयर इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया था, गवर्नमेंट इंटरफियर कम हो गया था, तो मैक्सिमम लोग बिजनेस करना चाहते थे। सेकंड, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज़ ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे कर रहे थे। And third, working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector enterprises. इससे क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर में भी इसकी इफेक्ट आई, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लेते हैं, बस सर्विसेज का, तो प्राइवेट सेक्टर की भी बस सर्विस है, वेल बस्ड होती है, एसी होता है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है, और गवर्नमेंट की भी होती है जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है। पर जब प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इससे गवर्नमेंट सेक्टर भी इंस्पायर होते हैं, और वो भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट डिमांड है, उसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो इससे वर्किंग कैपेसिटी पब्लिक सेक्टर की बढ़ी, तो ये बेनिफिट हुआ। मैक्सिमम बेनिफिट ये हुआ, कंज्यूमर को बेनिफिट हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने लगी, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग क्वालिटी और कम से कम प्राइस। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ। पर इसके नेगेटिव डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो ये हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इकोनॉमिक पावर हैज़ सेंट्रलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जिसके पास पैसा था वही इन्वेस्ट कर सकता था, यानी वो एक जगह पे ठहर गया। ये जो पावर था, इकोनॉमिक पावर था, वो यानी जो पैसे वाले लोग हैं उनके हाथ में ज़्यादा पावर आ गया, बिकॉज ऑफ विच एविल ऑफ मोनोपोली हैज़ इंक्रीज। यहाँ पे मोनोपोली का एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सेकंड था, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। तो ये जो बड़े बड़े वेंचर्स थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसकी डायरेक्ट इफेक्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर हुई, वहाँ पे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन बेनिफिटेड। तो जैसे मैंने बोला, रिलायंस है या L&T है, ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फ़र्क पड़ा, पर जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड प्राइस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैड लेड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। अब यहाँ पे प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं था प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, वो अपने हिसाब से अपनी प्राइस रखते थे। तो यहाँ पे एक प्राइस राइज का भी प्रॉब्लम आया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें अगर देखने जाए तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से आए कि एक तो जो ओनरशिप थी वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में रही, लेबर्स जो थे उनका एक्सप्लोटेशन हुआ, जो अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ हुए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं, उनको और कोई पब्लिक वेलफेयर में इंटरेस्ट नहीं है। टेक ओवर होने का एक थ्रेटन रहा कि छोटी जो कंपनी है उसको बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं था। लॉस ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, अगर कोई कंपनी अच्छा पैसा देगी तो दूसरी कंपनी का जो एम्प्लॉई है, जो एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखने जाए तो शॉर्ट टर्म गेन, यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट था, आगे जाके तो लॉसेस ही होने वाले थे, क्योंकि अगर सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में इकोनॉमी नहीं रहेगी। एंड इग्नोरेंस द नेशनल इम्पोर्टेंस, यहाँ पे कंट्री के बारे में कोई नहीं सोचता था, सब अपने बारे में ही सोचते थे। जो भी कंपनीज़ है वो अपने प्रॉफिट के लिए जो भी प्रोडक्शन करती थी वो होता था। सेकंड थिंग ये होता था कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता था वो जो नेसेसरी गुड्स थे उसके बदले लग्जरियस प्रोडक्ट जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है वो ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से जो 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चारों चार जो नेसेसिटी है
जो कंट्री की ज़रूरत है वो कमोडिटी के बदले ऐसी कमोडिटी प्रोड्यूस करने में इन्वेस्ट हो गए जो एक्चुअली में उसकी कोई नीड नहीं थी, पर वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता था। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हमें हुए। पर फिर भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट हुई, बहुत सारे रीजन डेवलप्ड हुए। जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज चालू हुई उसके आजू बाजू के एरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए। तो ये इसकी पॉजिटिव टर्म्स है। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। अब हमें बात करनी है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरी दुनिया से जुड़ना। इन सिंपल टर्म यही होता है कि अब हमारी कंट्री के जो गेट थे वो हमने अदर कंट्रीज़ की कंपनीज़ के लिए ओपन कर दिए थे। यानी अब इंडिया में बाहर से फॉरेन से कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, यहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, सेल कर सकती है। वैसे ही हम भी अदर कंट्रीज़ में जाके हमारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते थे, सेल कर सकते थे। तो ये था ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ थे उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनी। पर इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हमें देखनी पड़ेगी कि क्या हुई। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ग्लोबलाइजेशन इन शॉर्ट क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम गई उसमें लिबरलाइजेशन वाला आया था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाली जो बोर्ड एग्ज़ाम आए वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक 100% आएगा, क्योंकि अभी का सिचुएशन भी ऐसा है। वर्ल्ड इकोनॉमी कम्प्लीटली रूइन होती जा रही है ड्यू टू कोरोना इफ़ेक्ट। तो ये आपको समझना है और इसको याद रखना है। आप ये आंसर में अपनी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज़ इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गुड्स है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, वो सब इजीली अवेलेबल होने लगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या हमें इम्प्रूव करने जैसा है, तो ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड। तो जो दो कंट्री के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हटाना चाहिए। Such condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations. ऐसी सिचुएशन है, ऐसी बैंकिंग सिस्टम डेवलप करनी चाहिए जिससे कैपिटल एक्सचेंज इजीली एक्सचेंज हो सके। थर्ड है ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। तो एक दूसरे कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में भी देयर अमोंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्री लेबर होना चाहिए जो भी कंट्रीज़ साथ में ट्रेड कर रही है उनके बीच में। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये इम्प्रूवमेंट एरिया है, यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ग्राफ मैंने दिया है कि देखिए यहाँ पे साउथ एशिया का पार्टिसिपेशन कितना है एक्सपोर्ट में, तो 7% है। नॉर्थ अमेरिका 17%, यूरोप का 21%, ईस्ट एशिया 23% एंड अदर रीजन 32% यहाँ पे। तो अगर देखने जाए तो हमारा इन्वॉल्वमेंट फॉरेन ट्रेड में बहुत ही कम है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2005 में अगर देखें तो 90% के आजू बाजू हमारा था जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड। पर ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली और जीडीपी में आज की डेट में हमारी जो कंट्री है उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। वो हो गया है अराउंड लेस देन 14% के आजू बाजू। तो जितना इकोनॉमी में आपकी एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम होगा उतना आपका डेवलपमेंट स्पीड से होगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन की इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से ये हुआ है। और इफ़ेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन की, तो मिक्स्ड इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में उसकी मिक्स्ड इफ़ेक्ट हुई है। उसके एडवांटेजेस पहले देखते हैं।
तो क्या एडवांटेजेस हमें हुए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब फॉरेन की कंपनीज जो है वो यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर द ट्रेड इन द वर्ल्ड, क्योंकि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ पे डिमांड्स भी ज़्यादा है। तो वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज़ है वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है। सेकंड जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ, एफडीआई से बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था वो हमारा बढ़ने लगा। सेकंड जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ, गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन ईजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, यानी जो डेवलप्ड कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते थे अब वो हमारी कंट्री में भी ईजिली अवेलेबल है। अब जैसे देख लो मैकडोनल्ड है या ओप्पो है या डोमिनोज़ है, ये सब फॉरेन कंपनीज़ है जिसकी प्रोडक्ट हमारे यहाँ अभी हमें ईजिली मिलती है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। थर्ड जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी जैसी कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग नेशन है, वो भी ये कंपटीशन में खड़े रह सकते हैं क्योंकि हम भी हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ट्रेड इंक्रीज हुआ यहाँ पे, अलग अलग कंट्री कॉन्टेक्ट में आने की वजह से प्राइस में कंट्रोल आ गया। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन की जो पूरी सिस्टम थी वो चेंज हुई। लेबर मोबालिटी, यानी कोई भी लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली ट्रांसफ़र होने लगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र होने लगा। टैक्स अवॉइडेंस इजीली होने लगा, क्योंकि अगर हमारी कंपनी कोई फॉरेन में ट्रेड कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट उसको टैक्स बेनिफिट देगी। जैसे फॉरेन की कंपनीज यहाँ इंडिया में ट्रेड करती है तो उनकी जो नेटिव कंट्री है वो उनको बेनिफिट देती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट था वो यहाँ पे थोड़ा इफ़ेक्ट दूर हुआ क्योंकि अब इजीली जॉब अवेलेबल थी। और मोनोपोली वाला जो प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि अभी एक ही सेक्टर नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे मोनोपोली भी एस्टेब्लिश नहीं होगी, उससे हमें ये बेनिफिट मिला। तो ये सब इसके एडवांटेजेस है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए वो देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में ये हुआ कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो सब मशीन बेस्ड था। हमारी कंट्री जो है वो लेबर बेस्ड है, यानी हमारी कंट्री में मैन पावर ज़्यादा है, तो वो यूटिलाइज एक्चुअली नहीं हुआ। तो expected success has not been attained in finding solution to the problem of poverty and unemployment due to globalization। तो हमने ये सोचा था कि दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे अपना प्लान चालू करेगी तो हमारे जो लोग हैं उनको जॉब्स मिलेगी, इससे पॉवर्टी कम होगी। पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सब मशीन बेस्ड था, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो कम नहीं हुई पर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज़ को बहुत सारा बेनिफिट हुआ, यानी हमारा मनी जो है वो अदर कंट्रीज़ में गया। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो, डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट विच दे शुड हैव एक्वायर्ड। तो हमारी कंट्री को जो बेनिफिट होना चाहिए था एक्सपोर्ट्स का वो एक्चुअली में नहीं हुआ, और इसकी वजह से क्या होता था कि इंपोर्ट ही हम लोग करते रहे, एक्सपोर्ट इतना हम नहीं कर पाए। और थर्ड है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट वाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको ये बेनिफिट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि उनके प्रोडक्ट वो फॉरेन कंट्री में इजीली सेल कर सकते थे। जैसे आप कोई भी देख लो, रिलायंस की प्रोडक्ट देख लो या बजाज की देख लो या टाटा की देख लो, और जो छोटे छोटी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या डिसएडवांटेजेस हुआ, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की इनइक्वालिटी हुई, और सोशल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है ये वर्ल्ड वाइड, जो मैं डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में इफेक्टिव हुआ। वो एक हुआ जो भी वर्ल्ड रिसोर्स थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन। कोमोडिफिकेशन ऑफ लेबर का भी जो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था जिस हिसाब से वो नहीं हुआ। जो स्किल लेबर थे वो
ट्रांसफ़र हो चुके, पर जो अनस्किल्ड थे उनकी कोई स्किल डेवलप करने के पीछे कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। लेस अकाउंटेबिलिटी फॉर रिच कंट्रीज इन नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो रिच कंट्रीज थी उनका कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। स्प्रेड अ डेडली डिसीज़, इसकी वजह से बहुत सारे डेडली डिसीज़ भी स्प्रेड हुए। इन ह्यूमन यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर का यूज़ ज़्यादा होने लगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम आने लगा। तो ये सब जो कुछ भी हुआ वो सब ग्लोबलाइजेशन की डिसएडवांटेजेस है। पर फिर भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत वर्ल्ड एकदम छोटा हो गया। आज हमारी कंट्री में भी हम बहुत सारी फॉरेन प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। वैसे ही हमारी प्रोडक्ट्स भी फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा सेल हो रही है। पर फिर भी इंडिया अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी वॉट एवर द benefits we decided, whatever the goal we decided, that actually not fulfilled due to this globalization। तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा आज का प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और इनकी जो WTO की इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में कैसी हुई उसके बारे में बात करेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप दैट आप सब लोग प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और एज़ इट इज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ, आपको ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। कमेंट आपके हो या सजेशन हो तो वो बेटर ऑप्शन है मेरे लिए भी। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम WTO के बारे में बात करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।